और बड़ी खबर आ रही है शिवम, देखिए बड़ी खबर, मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर फैसले की घड़ी, और देखिए जज के लाहौटी के तरफ से ये फैसला जो है जो पढ़ना शुरू किया गया, एक एक करके जो जो अपडेट्स आते चले गए वो पूरी जानकारी हमने दर्शकों को दी। बड़ी खबर आ रही है, इस फैसले में सभी आरोपी बरी हो गए। देखिए साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। काफी लंबे समय से इंतजार था इस फैसले का और ये फैसला आ चुका है। सभी को बरी कर दिया गया है। जो एविडेंस थे वो पुख्ता नहीं थे, उनमें छेड़छाड़, वो तमाम बातें जज की तरफ से वो चीजें कही गई हैं। ये लीजिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आज की सबसे बड़ी खबर, मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आया है। साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपी बरी हैं। ये बड़ी खबर दर्शकों, जैसे जैसे फैसला पढ़ा जा रहा था शिवम, उसमें कहा गया जो बाइक है वो साध्वी प्रज्ञा की नहीं थी, ऐसा सबूत नहीं मिल रहा है। इसके बाद ये आया कि आरडीएक्स जो है पुरोहित लेकर के नहीं आए, इस पर भी सबूत नहीं मिल पाया। तो ये तमाम सबूतों की कमी की वजह से अभी जो बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ा फैसला है कि सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। 5 को पहले बरी किया गया था, 2 जो है उनको आरोपी और आरोपी से दोषी बनाने को लेकर के तमाम जिरा का दौर चला। वो जिरा में क्या कुछ रहा वो भी हमने अपने दर्शकों को बताया था। और अब जब ये फैसला पढ़ना शुरू किया गया, एक एक करके जो 4 बातें आती रही कि किस तरह से जो है मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो हुआ, वो बाइक में बंधी हुई कोई ब्लास्ट या विस्फोटक सामग्री नहीं थी, वो कई अन्य जगह पे भी हो सकती है, ऐसी भी चीजें आ रही थी। यानी कि बहुत सारे सबूतों की कमी यहाँ पर देखी गई है और सबूतों की कमी की वजह से देखिए आरोपी सभी यहाँ पर जो है वो बरी हो गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आ रही है क्योंकि सबूत पुख्ता नहीं थे। सबूत ये साबित नहीं कर पा रहे थे कि अक्यूज की तरफ से ये किया गया, क्या आरडीएक्स जो है कर्नल पुरोहित की तरफ से लाया गया कश्मीर से, ये साबित नहीं हुआ है। मोटरसाइकिल पर वो आरडीएक्स बंधा था या नहीं, ये साबित नहीं हुआ। वो आरडीएक्स कहीं और भी हो सकता था। और साथ ही साथ जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया है वो भी साध्वी प्रज्ञा के नाम पर रजिस्टर्ड था या नहीं, ये भी इसमें एग्जैक्टली वो था या नहीं, उस पर भी टैंपरिंग, वो तमाम चीजें यहां पर आज के फैसले में। इसी पर और जानकारी देने के लिए आशीष सिन्हा हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, फैसले की घड़ी थी और फैसला आ गया, सभी को बरी किया गया। बड़ी खबर आशीष। ऑपरेटिव पार्ट अदालत की तरफ से पढ़ा जा रहा था, उस ऑपरेटिव पार्ट में ही लगभग कई सारी चीजें जो थी वो क्लियर हो गई थी। पहली बात, अदालत ने यह कही कि जो बाइक बरामद की गई है उसके इस बात के सबूत नहीं है कि उस बाइक के जरिए ही विस्फोट किया गया था, यानी विस्फोटक उस बाइक में था। दूसरी अहम बात, जो थ्योरी थी कि यह बाइक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी, इस बात के भी सबूत नहीं है कि वो बाइक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी। तीसरी अहम बात कि इस मामले में जो फिंगरप्रिंट थे आरोपियों के वो नहीं लिए गए। चौथी अहम बात कि एनआईए की जांच में फर्क साफ नजर आता है। पांचवी अहम बात, जांच और चार्जशीट में जो अंतर है वो साफ नजर आता है। छठी अहम बात, यूएपीए इस मामले में लागू नहीं होता। सातवीं अहम बात कि जो संगठन के बारे में कहा जा रहा था कि संगठन के जरिए ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। आठवीं अहम बात, यूएपीए इस केस में लागू नहीं होता। नौवीं अहम बात, मकोका अदालत पहले ही हटा चुका है। 10वीं अहम बात, जिन घायल लोगों की जानकारी अदालत में सौंपी गई थी उनकी संख्या 101 नहीं बल्कि 95 थी। ये वो तमाम अदालत के ऑपरेटिव पार्ट्स के ऑब्जर्वेशन हैं जो अदालत ने इन सभी आरोपियों को बरी करते हुए कहा। लेकिन अब एक नया विषय, एक नया मुद्दा शुरू हो जाएगा और उस पर चर्चा भी होगी। लेकिन बता दें, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी, समीर कुलकर्णी, ये सारे अब बरी हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने इस्तेमाल किया था हिंदू आतंकवाद, ये शब्द का इस्तेमाल किया था, अब उनकी जवाबदेही क्या होगी? बिल्कुल, क्या बिल्कुल। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को इस मामले में फ्रेम किया गया था? मुझे ध्यान में है कर्नल पुरोहित का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था शुरुआत में ही कि आप हमारा नार्को ले लीजिए, आप हमारा ब्रेन मैपिंग ले लीजिए, आपको जिस तरीके से जो टेस्ट कराने हैं, पॉलीग्राफी करा लीजिए, हम हर तरीके से आपके साथ हैं। समीर कुलकर्णी ने भी यह बात कही थी कि हम जांच में साथ हैं। तो क्या इन लोगों को फिक्स किया गया? क्या एक ऐसा मुकदमा तैयार किया गया जिससे एक तुष्टीकरण की राजनीति की जा सके? ये वो तमाम सवाल हैं
मुझे लगता है कि जो बिल्कुल आशीष, बीजेपी देखिए, की तरफ से सैफरन और आतंकवाद का हिंदू जिक्र संगठनों आपने की भी तरफ से किया, उठाया जाए। लगातार जो है सैफरन आतंकवाद का जिक्र किया जा रहा है। अब ऐसे में इस नैरेटिव को जो बनाने की, क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी, इसको एक बहुत बड़े तौर पे देखे तो झटका लग गया कि अब पहले ही हम ये बात कह रहे थे कि ऐसा कोई संगठन हिंदूवादी बता दीजिए जो इस तरह से ब्लास्ट करता हो, लगातार किसी तरह से ब्लास्ट की चीजों में इन्वॉल्व हो। ऐसा जवाब किसी के पास नहीं मिला और अब ये फैसला भी जो छोटी मोटी बात और ये सैफरन को लेकर के आ रही थी कि सैफरन आतंकवाद, इसको भी कहीं ना कहीं दबा देगा। यानी जो भगवा आतंकवाद का गुब्बारा विपक्ष ने फुलाने का प्रयास किया था, उस गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। आज के इस फैसले से कम ये प्रतीत हो रहा है। हमारे साथ मेहमान भी हैं, उनके पास भी चलेंगे, उनका रिएक्शन भी लेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर आशीष, ये इतना लंबा वक्त जिस तरीके से लगा, लेकिन जिस तरीके से आपने मोटरसाइकिल का जिक्र किया था, क्या वो सबसे अहम एविडेंस माना जा रहा था? और चैसी नंबर, क्योंकि किसी भी गाड़ी को आइडेंटिफाई अगर करना है, आप नंबर प्लेट बदल सकते हैं, लेकिन आप चैसी नंबर को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसको वाइप आउट कर दिया गया, वो तमाम चीजें, तो वो मैच नहीं हो रहा था। लेकिन इस पूरे केस को फिर से अच्छे से समझाते हुए आशीष कि भाई मोटरसाइकिल से लेकर इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई। देखिए, चूंकि जो मोटरसाइकिल में जो बम रखने की बात थी उसकी जांच की गई, तो उसमें नंबर प्लेट और चेचिस नंबर नहीं था। जो जांच एजेंसी थी उनका दावा था कि जब हमने चेचिस नंबर को लैब में भेजा एफएसएल की, तो उसमें से चेचिस नंबर को रिकवर कर लिया गया और वो गुजरात में रजिस्टर्ड था और वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड था। ये एक पूरी थ्योरी थी जिन पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बुक किया गया था। उस थ्योरी को ही अदालत ने धराशाही कर दिया और कहा कि इस बात के ही सबूत नहीं है कि विस्फोटक जो था वो मोटरसाइकिल में था। दूसरी जो मोटरसाइकिल थी वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड थी, इस बात के भी सबूत नहीं है। और ये तो कॉमन सेंस भी है ना कि अगर कोई इतनी बड़ी घटना को अंजाम देगा तो वो अपने नाम पर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल का थोड़ा ही ना इस्तेमाल यानी कि जो आरोप लगाए गए थे आशीष की भाई हमें फ्रेम किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, वो बात भी। शिवम, यहाँ पर सवाल उस समय की तत्कालीन सरकार से पूछा जाना चाहिए बिल्कुल कि साध्वी प्रज्ञा जो सबूत थे वो कंटेम्प्रेरी से खारिज कर दिया गया है। जो पुरावे उन्होंने दाखिल किए थे जो एक्यूज के अगेंस्ट में सफिशिएंट नहीं थे। जो आरडीएक्स की थी और साजिश जी आरडीएक्स नहीं मिला है, ऐसा डिक्लेयर किया गया। भोपाल और फरीदाबाद में नहीं हुई थी, ये बात भी कही गई है। सभी की जो सेक्शन थी उसके सैंक्शंस को भी हटा दिया गया है। कौन से ही सेक्शन अनएप्लीकेबल डिटेल जजमेंट आएगा। डिटेल जजमेंट कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 12 घंटे लगेंगे, एसएसपी साहब ने कहा है कि अपलोड होने को टाइम लगेगा। डिटेल जजमेंट 12 घंटे के बाद 1000 पेज के ऊपर कुछ है, तो थोड़ा सा समय लगेगा। हिंदू आतंकवाद का ये सिर्फ पॉलिटिकल नरेशन था और कुछ भी नहीं था। और जो आपका जो आतंकवाद का विषय था, ऐसा कोई विषय है नहीं। और कोर्ट ने आज साबित कर दिया है कि 17 साल के बाद कि ये कोई घटना इन लोगों से की गई नहीं है। हो उशीर लागला, पण कसं होतं की व्हॉल्युमनस विटनेस होते, 325च्या जवळजवळ विटनेस होते, ते सगळं घेण्यासाठी वेळ लागला। परंतु ज्या पद्धतीने सगळा हा राजकीय हेतू पुरस्कार वाद सुरू होता, हा त्या काळातला एनसीपी आणि काँग्रेसने केलेला षडयंत्र होता। काही दुसऱ्या पक्षांनी समोर येऊ नये ह्याच्याकरिता होलं, बाकी तर दुसरं काही नाही। ओनली पॉलिटिकल नैरेटिव है। अपना नाम और आप किसके वकील हैं? मैं उज्जवल निगम भी जुड़ चुके हैं। उज्जवल निगम जी, बहुत बहुत स्वागत है। इस फैसले को किस तरह से सर आप देख रहे हैं, बताइएगा इसके बारे में। कि 2 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर काम करते हैं तो वो ये नतीजा तो होना था जी, क्योंकि 2 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अराइव एट अ डिफरेंट फाइंडिंग। One agency was contending they are the accused person. Other investigating agency found some other material. And most importantly in this matter, most of the witnesses done no crime. And the court has given the benefit of doubt to the accused. जी निकम साहब, आप बेनिफिट ऑफ डाउट को यहां पर कह रहे हैं कि वो एक मुख्य कारण रहा कि भाई आरोपों जैसे सबूतों का अभाव, लैक ऑफ एविडेंस यहां पर मेन रीजन है। हाँ, सबूतों का अभाव दोनों कारण है। देखिए, जब सबूतों का अभाव रहता है यानी जहां तक कनेक्टिंग लिंक कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि केस ये सर्कमटेंशियल एविडेंस पे थी और इसलिए सर्कमटेंशियल एविडेंस में होने के कारण ये कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा दिया। जी
सर ये भी क्योंकि जो सैफरॉन आतंकवाद, एक भगवा आतंकवाद का जिक्र भी हो रहा था, कहीं ना कहीं ये फैसला उस पर भी जो है बहुत बड़ा है उसे दबाने के लिए कि ऐसा कुछ है नहीं, और आतंकवाद से भी, क्योंकि अभी वकील का जो हमने बयान भी सुनाया उन्होंने भी यही कहा कि आतंकवाद से इसको एकदम बिल्कुल अलग कर दिया गया है। देखिए, मैं कानून का विद्यार्थी होने के कारण ये मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये भगवा आतंकवाद जो होता है या हरा आतंकवाद है, इस तरह का डिवीजन मैं नहीं करता। मैं एक ही सिंपल मेरा सवाल था कि कोर्ट में अगर कोई बयान देता नहीं है, अपने जवाब से मुकर जाता है, तो कोर्ट हेल्पलेस होता है। ये उज्जवल जी, इतने लंबे समय तक ये केस चला तो एक कारण ये भी रहता है जब एक केस बहुत लंबे समय तक चलता है, लेकिन हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि वकील की तरफ से ये कहा गया कि ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव था जो प्रूव करने का प्रयास किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके के आरोप अब चाहे साध्वी प्रज्ञा चाहे कर्नल पुरोहित की तरफ से कि हमें टॉर्चर किया गया है, तो ये भी अब उनके फेवर में जाएगा कि भाई हाँ वाकई तंग किया गया होगा। पॉलिटिकल के बारे में क्या कौन कहता है, इससे मुझे कोई संबंध नहीं है। हमारी इंडियन जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल है, और जो उनके पास सबूत सामने आते हैं उसके आधार पर उनको फैसला देना था। मैं जरूर मानता हूं कि इस ट्रायल को बहुत देरी लगी, और ये देरी लगने की एक वजह है कि जो गवाहदार होते हैं वो मुड़ गए। इसलिए मुड़ गए, किसने मुड़ा है, ये तो अभी सवाल इन्वेस्टिगेशन का होगा, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं ली, इसका मतलब। उज्जवल जी, क्योंकि ये मामला कोर्ट में जरूर है, लेकिन ये पॉलिटिक्स से इसलिए बार बार सैफरन टेरर को जोड़ा जाने का प्रयास किया गया। ये एक अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को, अपने पक्ष को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस दौर की सरकार की तरफ से किया जा सकता है, ऐसा आपको लगता है क्या सर? क्योंकि ये मामला वहीं जाता है। नहीं, देखिए, मैं इसके ये कंट्रोवर्सी में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, पर इस प्रकार कोई भी जो अभियुक्त रहता है उसका ना पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना चाहिए उसके बारे में। क्या कोई ये कहना नहीं चाहिए कि ये भगवा आतंकवाद है कि हरा आतंकवाद है? मुझे लगता है कि इस प्रकार से वोट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने पूरे पक्षों को यहाँ पर रखा कि क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया, क्या मायने निकाल सकते हैं। सीधे यहाँ से रमन का रुख कर लेते हैं। शिवम, रमन आपका रुख करते हुए ओवर टू यू। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से 29 सितंबर 2008 को मालेगांव अटैक हुआ था, और उसके बाद जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत कुल 9 लोगों को जो है इसमें एक चार्जशीट जो है वो दायर की गई थी, और आज 17 साल के बाद उस पर फैसला है। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता जी मौजूद हैं। कविंदर जी, जिस तरीके से ये फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया है, हिंदू आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा फैसला जो है वो आप देख रहे हैं कि हिंदुओं को आतंकवादी कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके से बताया जा रहा था और उनके ऊपर बाकायदा मुकदमे दर्ज किए गए थे, आज इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो उस वक्त की जो सरकारें थी उन्होंने इस प्रकार से किया था कि बैलेंस करने की कोशिश की थी, और ये साफ लगता था कि ये कहीं ना कहीं साजिश है। जो धर्म के आधार पर काम कर रहे थे उनको जानबूझकर फंसाया गया था, लेकिन न्यायालय पर हमें विश्वास है, और उसी का परिणाम है कि आज 17 साल बाद जो भी फैसला हुआ वो सच की जीत हुई है। और ख़ास करके आतंकवाद का यूँ तो कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कुछ लोग जानबूझ करके इस प्रकार से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिससे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को भी टारगेट किया जाता है। लगातार साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित की तरफ से कहा जा रहा था कि देखिए, हम लोग निर्दोष हैं, और सीधे तौर पर जो कानून है, जो लॉ है, उसकी कहीं ना कहीं जीत होगी। आज वही जीत जो है वो निकल कर देखिए, न्याय का फैसला सर्वमान्य है, तो अब यही विश्वास जो हमें अपने कानून व्यवस्था पर है, तो उसी का परिणाम है कि इसको जो उन्होंने कहा वो सही माना जाना चाहिए। तो ये भी देखिए कि कहीं ना कहीं रमन, एक सवाल ये भी पूछिए, टॉर्चर को लेकर जो आरोप थे, और हाँ रमन, एक सवाल जरूर पूछिए कि जो आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे थे, जो अक्यूज्ड हैं, जिनको अब फैसले में बरी कर दिया गया है कि हमें टॉर्चर बहुत किया गया, तो उस सरकार के दौरान ये सब कुछ हुआ, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या वाकई टॉर्चर किया गया? इनकी क्या राय है सर की?
देखिए लगातार जिस तरीके से जब उनको अरेस्ट किया गया उसके बाद उनकी तरफ से कई बार इस बात को लेकर आरोप लगाए गए कि देखिए उनको टॉर्चर जो है वो कस्टडी में बहुत ज़्यादा किया गया, प्रताड़ित उनको जो है वो किया गया। तो अब जिस तरीके से उनको एक न्याय मिला है तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत ये हुआ है, और आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, बहुत सी ऐसी यात्राएं दी गई थी उस वक्त के, कुछ संतों को, महात्माओं को, दूसरे लोगों को पकड़ने का प्रयास किया था। तो एक कोशिश थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी कुछ अधिकारियों को इस प्रकार फंसाने की कोशिश की गई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए, और जिस प्रकार से वाइस्ट एक उनका एजेंडा रहा किसी भी सरकार का, वो लोगों का उससे जो एक विश्वास है वो उठ जाता है। आज न्यायालय के फैसले को मानना चाहिए, जो एक अच्छा फैसला हुआ है और सही फैसला हुआ। इसके पीछे आप उस समय की जो सरकार है उसकी क्या मंशा देख रहे हैं कि हिंदुओं को एक बार आतंकवादी इस तरीके से घोषित करना और चार्जेस फ्रेम करना और बाकी जो चीजें हुई थी? अपीजमेंट ऑफ नन, जस्टिस फॉर ऑल, इस प्रकार का जो हिंदुस्तान में एक बात चलती है, उसी को मानना जरूरी है। देखिए शिवम, निश्चित रूप में न्याय की जीत हुई है, और निश्चित रूप में जिस तरीके से लगातार अगर हम देखें 17 साल के बाद ये फैसला आया है, और 17 साल कि क्या 6 की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल, दोषी कोई नहीं, या भी और जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? सर एक सवाल ये स्टूडियो से ये है कि जिस तरीके से ये अटैक जो मालेगांव में हुआ था, 6 लोगों की मौत हुई थी, 100 से लोग ज़्यादा जख्मी हुए थे और दोषी कोई नहीं पाया गया है, तो आपको लगता है ये केस यहीं ख़त्म होता है या इस पर और अभी आगे जांच करने की ज़रूरत है कि कौन था इस हमले के पीछे? देखिए, इस देश में किस प्रकार का आतंकवाद हम सब भली भांति जानते हैं। जम्मू कश्मीर में भी और यहाँ भी हमने इसको भुगता है। तो मैंने पहले कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कुछ लोग जो साजिशें यहाँ पर करते हैं उसी का परिणाम है। आने वाले समय में पता लग जाएगा कि कौन इसके पीछे थी। अब ये इस पर चर्चा शुरू होगी। देखिए साफ तौर पर एलजी का कहना है कि निश्चित रूप में जिस तरीके से आने वाले समय होगा उसमें ये पता चल जाएगा कि आखिरकार इसके पीछे कौन है, क्योंकि अब इस फैसले के बाद जो है एक बड़ी चर्चा जो है वो इसको लेकर शुरू हो जाएगा कि किस तरीके से हिंदुओं को आतंकवादी बताना और हिंदू और भगवा आतंकवाद को जिस तरीके से एक उजागर करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस सरकार की थी। और कल जिस तरीके से बहुत धन्यवाद जिस तरीके से पूरी जानकारी आपने साझा यहाँ पर की, और एलजी लद्दाख भी हमारे साथ। ये बड़ी खबर किरण, साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपी बरी हुए, ये आज के दिन की सबसे बड़ी खबर है। बिल्कुल, और देखिए एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है और यहां कहा कि कानून मान्य आधारित यहां पर सबूत नहीं पेश हो पाए, और इस वजह से ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपी, यानी कि कुल मिलाकर के 7 आरोपी थे, 7 को बरी कर दिया गया है। और आपको बता दें बातें क्या क्या कही गई ये फैसला सुनाते समय में। साध्वी प्रज्ञा के बाइक को लेकर के कि उनके नाम की वो मोटरसाइकिल थी, ऐसा सबूत पेश नहीं होता है, और ऐसे में ये बाइक उनकी नहीं थी, इसको लेकर के फिलहाल सबूत नहीं। और दूसरी बात, वो ब्लास्ट उसी बाइक से किसी विस्फोटक के जरिए हुआ, इसके भी सबूत नहीं। और साथ ही साथ इस बात का भी कि ये कश्मीर से लाया गया आरडीएक्स जो कि पुरोहित लेकर आए थे, इसका भी सबूत नहीं मिलता है। यानी कि कानून माने यहाँ पर किसी भी तरह के सबूत जो है वो नहीं मिलते, जिसके बाद ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। शिव, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर इस दृष्टिकोण से। जिस तरीके से आशीष हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े थे, उन्होंने भी ये जानकारी साझा करी कि भाई जो मेडिकली जो यहाँ पर प्रूफ करने का प्रयास किया गया था उसमें भी थोड़ा सा मिसमैच है। कितने लोग घायल हुए उसको लेकर भी यहाँ जो कोर्ट की तरफ से कहा गया वो भी महत्वपूर्ण है, जज साहब की तरफ से जो कहा गया वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी मिसमैच होता है। मेन जो चीज है, जो ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल किया गया जो व्हीकल है, यानी कि जो मोटरसाइकिल है, उसकी चैसी नंबर, वो तमाम चीजें, वो टैंपरिंग, कोई भी जाके सबूत वो मैच नहीं करता। ये प्रूफ करने के लिए काफी नहीं है कि साध्वी प्रज्ञा उसमें शामिल। मेहमान जुड़े हुए हैं, सीधे हम पैनलिस्ट का रुख करेंगे। आया था उसमें जो कोई भी मटेरियल था उसी के बेस पे आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ये कहा है कि इस केस में आरडीएक्स कहाँ से लाया गया, किसने लाया, कहाँ बॉम्ब असेंबल किए, आरडीएक्स कहाँ प्लांट किया गया था, ऐसे कोई भी चीज़ें प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई है। प्रज्ञा ठाकुर की बाइक जो है उसको लेकर भी जो है चर्चा हुई। प्रज्ञा ठाकुर का बाइक नंबर है, जो सीज नंबर है वो मैच नहीं हुआ। इसके साथ जो एनआईए जिस तरीके से जांच कर रही है उसको लेकर भी विशेष टिप्पणी की गई। आपको लगता है कि एक स्पेसिफिक लोगों को जो है इसमें अटकाने के लिए इस तरीके का पूरा षड्यंत्र किया गया और बाद में जो लोग हैं उनको अटकाया गया, जो 7 लोगों को अटकाया गया? नहीं, ऐसा है कि
यहाँ पर सुना वकील वो बातों को रखते हुए क्या कुछ कोर्ट ने कहा, और सीधे हम यहाँ से जो मेहमान हैं उनका रुख करेंगे। संदीप मिश्रा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक लगातार जुड़े हुए हैं, शेखर कुमार राजनीतिक विश्लेषक वो भी जुड़े हुए हैं। सीधे यहाँ से सबसे पहले शिवम हम संदीप जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी ये कहें, क्योंकि देखिए इससे पहले जब हमारी चर्चा शुरू हुई थी तो हमने यही सैफरॉन आतंकवाद, भगवा आतंकवाद को लेकर के बातचीत शुरू की थी, और कहीं ना कहीं ये नैरेटिव जो फैलाया जा रहा था इस पर अब विराम लग जाएगा। कर्नल पुरोहित को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं आज कि उनकी आत्मा को शांति मिली होगी कि उनके जैसे देशभक्त व्यक्ति को। साध्वी प्राची हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। साध्वी प्राची जी, एक बार उनसे हम ये राय ले लेते हैं, इस फैसले को लेकर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? बहुत बड़ा फैसला। देखिए, जो आज ऐतिहासिक फैसला हुआ है, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि सत्यमेव जयते। सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। आज के फैसले से ये साबित हो चुका। और दूसरी बात कहूंगी कि कांग्रेस को, जो कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था भगवा आतंकवाद सिद्ध करने के लिए, कांग्रेस को नतमस्तक होकर के माफी मांगनी चाहिए इस देश से। भगवा आतंकवादी नहीं, भगवा राष्ट्रवादी होते हैं। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल साध्वी प्राची जी, आप जो कांग्रेस को नतमस्तक होकर के माफी मांगने की बात कर रहे हैं, 17 साल ये लंबा वक्त चला ये पूरा केस, अभी भी आगे इसको लेकर के जांच होगी। पीछे की मंशा क्या? क्योंकि उस वक्त में भगवा आतंकवाद का जिक्र कर दिया गया था, इस तरह के नैरेटिव, इस तरह की बातों को फैलाने की कोशिश की गई थी। देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगी, कांग्रेस के माफी मांगने से भी जो इन्होंने देश के अंदर दुष्प्रचार किया वो तो माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन देश को पता चलना चाहिए कि कांग्रेस हिंदुस्तान के भगवाधारियों को बदनाम शुरू से करती रही और भगवा के प्रति नफरत फैलाती रही। ये लोग नफरती लोग हैं कांग्रेसी, जो भगवा से एलर्जी है इन लोगों को। लेकिन मुझे बड़ा दुख है जी कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ने, जो मेरी बड़ी दीदी है, कितनी असहनीय पीड़ा सहन की केवल सच को सच साबित करने के लिए। वो जब भी मिलती थी यही कहती थी, समय आने पर परमात्मा के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, सब कुछ सच सच सामने आ जाएगा। वो सच सच सामने आ गया। लेकिन साध्वी प्राची जी, यानी कि जो इनकी तरफ से कहा जाता था, कर्नल पुरोहित जी की तरफ से कहा जाता था कि हमें बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल टॉर्चर किया गया। बोलिए। बिल्कुल टॉर्चर किया गया। मैंने देखा है प्रज्ञा दीदी को, कानों से सुना है कर्नल पुरोहित जी के बयान, उनके दिल की वो पीड़ा, वो दर्द। क्या कांग्रेस उस दर्द के लिए कभी माफ करने योग्य नहीं है? कांग्रेस कभी। बिल्कुल साध्वी प्राची जी, हम आपके पास वापस लौटेंगे। साध्वी प्रज्ञा का पहला बयान जो है वो सामने आ रहा है इस फैसले के बाद, और आपको बता दें वो कह रही है मेरा जीवन यहां पर, देखिए जीवन बर्बाद कर दिया गया, ये साध्वी प्रज्ञा कह रही है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। 17 साल बहुत लंबा समय, मुझे 13 दिनों तक प्रताड़ित किया गया, यही हम बोल रहे थे। टॉर्चर टॉर्चर बार बार, मुझे 17 साल तक अपमानित किया गया, मेरा अपमान किया गया, ये कह रही है साध्वी। तो आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन। देखिए देर हुआ पर इंसाफ हुआ, उनको ऐसा लगता है, लेकिन फैसले पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का ये बड़ा बयान। साध्वी प्राची जी से इसको लेकर के ले लेते हैं। साध्वी प्राची जी, देखिए साध्वी प्रज्ञा जी का ये बयान भी पहला सामने आ गया, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरी जिंदगी बर्बाद की गई, अपमान हुआ मेरा। देखिए, जितने संत और साध्वियां समाज में काम कर रही है, एक बात कहूंगी, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जो अपमान और जो शारीरिक पीड़ा सहन की वो किसी ने नहीं की। मैं भी अपमान सहन किया, शारीरिक पीड़ा अभी तक सहन कर रही हूँ, लेकिन बहुत पीड़ा, बहुत वेदनाएं दी गई। बहुत वेदना होती जितनी पीड़ा उनको दी गई। और ये पीड़ा केवल और केवल सोनिया गांधी ने दिलवाई है।
ये सोनिया गांधी जिम्मेदार है, ये नेहरू खानदान जिम्मेदार है। इसका खामियाजा जनता ने इनको भुगतवा दिया है और परमात्मा भी इन लोगों को मैं समझती हूँ कि कभी माफ नहीं करेंगे। साध्वी जी, आज का दिन भावुक कर देगा सनातनियों को, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, तमाम सनातनियों को। आपकी आवाज को सुन के मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि आप भी भावुक हैं। बिल्कुल भावुकता, सच में ही भावुकों ने ये समय, कितना समय बर्बाद किया, कितना समय बर्बाद हुआ और साध्वी जी को कितनी वेदना दी गई, कितनी पीड़ा दी गई, जो उस वेदना को मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक सच्ची सनातनी हूँ। मैंने वो पल, वो क्षण देखे हैं क्योंकि मुझे भी उत्तर प्रदेश के अंदर जितना टॉर्चर किया गया किसी अन्य साध्वी को नहीं। आज बड़े बड़े मंचों पर झूठ फैलाया जा रहा है, वेदनाएं हमने सहन की है, टॉर्चर हम लोगों को किया गया है। तो आज मैं बस केवल इतना कहूंगी कि सच जी परेशान हो सकता है जी, पराजित नहीं हो सकता। सत्य में जयते। जी बहुत बहुत शुक्रिया साध्वी प्राची जी, हमारे साथ आप जुड़ी और आपने इस तरह से सत्यमेव जयते कहते हुए कहा कि आज सत्य की जीत हुई है और बहुत लंबे वक्त तक जो है साध्वी प्रज्ञा को प्रताड़ित किया गया। और देखिए पहला बयान भी सामने आ गया, लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं कि मेरा जीवन बर्बाद कर दिया गया और मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया। 13 दिनों का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मेंटली, फिजिकली मैं बहुत प्रताड़ित हुई हूं, जिसका दर्द मुझे आज भी है। 17 साल तक मुझे अपमानित किया गया है और मैंने उस हर दर्द को झेला है। और वहीं देखिए कि संदीप जी जो हमारे मेहमान जुड़े हुए वो लगातार पुरोहित जी को भी जो है कहीं ना कहीं याद करते हुए कह रहे हैं कि उनको आज एक सच्ची श्रद्धांजलि मिली होगी इस फैसले से। बिल्कुल, ये 13 दिनों तक प्रताड़ित किया गया, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। ये पहला स्टेटमेंट, पहला फैसले के बाद ये पहला बड़ा स्टेटमेंट माना जाएगा जहां पर उन्होंने बताया किस तरीके से मुझे यातनाएं दी गई, मुझे परेशान किया गया और ना ही यातनाएं प्रताड़ित किया गया बल्कि अपमानित किया गया और जीवन बर्बाद कर दिया गया। साध्वी प्रज्ञा की तरफ से ये बड़े स्टेटमेंट्स, ये बड़े बयान दिए जा रहे हैं। 17 साल तक अपमानित किया गया, ये प्रज्ञा कह रही हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये देखिए 17 साल तक कह रही हैं अपमानित किया गया। और इसी के साथ यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पल पल की जानकारी, अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आज मालेगांव के सभी आरोपी जो है बरी हो गए।